हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सिन्हा। आज हम आपको जाकर के पूरा डिटेल्स में पुष्यभूति वंश को पढ़ाएंगे। और पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के भी नाम से जाना जाता है। हम लोग इससे पहले पढ़े गुप्त वंश को अच्छे से पढ़ लिए थे। और गुप्त वंश का मेरा 4-5 वीडियो है, उसको आप जाकर के अच्छे से देख लें। फिर आपको पूरा डिटेल्स में जब गुप्त वंश समझ में आएगा तो एक क्या लिंक है पुष्यभूति वंश का, आखिर गुप्त वंश के समाप्ति के बाद किस प्रकार से पुष्यभूति वंश का उदय होता है, आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ लेंगे। इसलिए आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले गुप्त वंश को अच्छे से पढ़ लें। गुप्त साम्राज्य के पतन के समय जहां एक तरफ गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था, मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जहां पर गुप्त साम्राज्य कंप्लीट रूप से खत्म हो रहा था, उसी समय मिडिल ऑफ एशिया का जो कंट्री था, वहां पे एक बहुत ही प्रमुख और एक लड़ाकू जनजाति था जिसका नाम था हुन्नो। वो क्या कर रहा था कि हुन्नो बहुत बेजोर फायदा तब उठा रहा था जब गुप्त वंश वाले कई टुकड़ों में बंट चुके थे और कमजोर हो चुके थे, और इस प्रकार से जो एक वक्त दबदबा रहा था गुप्त वंश का भारत पर, वो कम हो गया था। और हुन्नो जनजाति जो थे, मिडिल ऑफ एशिया से बिलोंग करते थे, वो इस इस जो अभी मौका है ना, जहाँ गुप्त कमजोर हो गया है कंप्लीट रूप से, गुप्त के वंशज वैसा मजबूत रहे नहीं, भाई का कई ज़्यादा रूप में बंटवारा हो चुका है, तो वो बस फायदा उठाना चाहता था हुन्नो की भारत पे आक्रमण करके। ये जो परिस्थिति होती है ना कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, ये बहुत बेजोर परिस्थिति होती है। किसके लिए? विदेशी आक्रमणकारी के लिए। तो हुन्नो इस तरह का जो मौका था, वो पिछले उसे कई जनरेशन बस यही चीज़ देख रहे थे कि भाई साहब किस प्रकार से भारत में कोई ऐसा वंश के लोग आए जो अपने सत्ता को कई टुकड़ों में बांट दें, और जब टुकड़ों में बांट देंगे सत्ता को तो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा, तो फिर आक्रमण कर लेंगे, तो जीत पक्का हासिल है। हुन्नो यही मौका का टक लगाए बैठे पिछले कई शताब्दी से थे, और आज जाकर के कुछ ऐसा ही परिस्थिति भारत में बन गया था कि गुप्त के पतन के बाद छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हो जाते हैं। और आप मौर्य काल वगैरह जब हम आपको पढ़ाए थे, मौर्य काल पे भी मेरा वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट जा करके जरूर चेक करें। तो मौर्य काल को जब हम डिटेल्स में पढ़ाए थे, तो वहाँ पे मौर्य वंश का जब पतन होने जा रहा था, कंप्लीट रूप से हो ही गया था समझ लो, तो उस वक्त भारत में छोटे छोटे वंश का जन्म हुआ था। और जो भी छोटे छोटे राजवंश थे, उनका जब जन्म होते हुए दिखा था, तो कुछ विदेशी आक्रमणकारी आकर के अपना साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। तो जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो भारत पे बस एक ही टक लगाए रहते थे कि जो भारतीय राजा हैं वो किस तरह से आपस में अपने आप को तोड़ लें, तोड़ के धर दें, और हम उनको जाके लूटेंगे। क्योंकि जब सब भाई लोग एक साथ मिल के रहेगा, अखंड भारत पे कोई सिंगल राजा शासन करेगा, तो विदेशी आक्रमणकारी कहीं से उनसे जीतने लायक नहीं बचेंगे। तो विदेशी आक्रमणकारी बस यही मतलब यही मौका को देखते रहते थे कि किस प्रकार से भारत की परिस्थिति एकदम टूटता हुआ बने, और वो जाकर के इस चीज़ का बेजोर फायदा उठाएं। गुप्त के साथ भी ऐसा हुआ, मौर्य वंश के साथ भी ऐसा हुआ कि जब ये दोनों ही वंश पतन के रास्ते पे गए, तो कहीं ना कहीं विदेशी बीच में घुस के जबरदस्त फायदे उठाए। आप मौर्य वंश को देखोगे तो उससे पहले बहुत सारे आक्रमणकारी भारत पे आए थे, जैसे कि हिंद यूनानी आए थे, शक आए थे, कुषाण आए थे, पल्लव आए थे। ये सब जो प्रमुख जनजाति हैं, वो मौर्य वंश के जब महान राजा लोग खत्म हो गए थे और मौर्य वंश कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था और कमजोर हो गया था, मान लो एक तरह से पतन ही हो गया था मौर्य वंश का, तब विदेशी आक्रमणकारी आकर के यहाँ पे बेजोर फायदा उठाते हैं। गुप्त वंश भी जब कमजोर हो गया तो यहाँ पे विदेशी आक्रमणकारी का ही प्रवेश हुआ। ये जो आप पढ़ रहे हो पुष्यभूति वंश वगैरह, ये सब कौन है? यहाँ के थोड़े हैं, ये सब विदेशी आक्रमणकारी हैं। आप अभी आपको जैसे थोड़ा देर पहले अभी बताए थे कि किस प्रकार से जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, कौन सा जनजाति थे, नाम भूल गए, बताइए कौन सा जनजाति थे जो अभी आक्रमण करने वाले थे? कौन थे? हुन्नो। ठीक है, हुन्नो एक बहुत ही लड़ाकू जनजाति था, और उसको बहुत बढ़िया मौका मिल ही गया था कि अब भारत की जो सत्ता है वो कमज़ोर हो चुकी थी और वो आक्रमण करे, और फिर जाकर के
जब हुन्नो आक्रमण करता है तो कहीं ना कहीं वो अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल भी रहता है। गुप्त के बाद भी ऐसा ही हो रहा है, मौर्य के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और हुन्नों का आक्रमण तो जबरदस्त था, और छोटे छोटे जो राजवंश है ना, वो उभर कर आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि हुन्नो ही उस पर क्या करने लगा, राज करने लगा। अच्छा ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। मूल रूप से उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह वर्धन वंश से ही निकल के आता है। अब आप बोलोगे सर वर्धन वंश क्या, तो ये जो पुष्यभूति वंश है उसी को हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। भारत का लगभग क्षेत्र गुप्त शासन के अंदर आता था। जो अधिकांश क्षेत्र है भारत का वो गुप्त शासन, जो शासक थे उनके ही अंदर आता था। बट जब गुप्त का पतन होने लगता है तो भारत के इन परिस्थिति में बहुत बेजोर मौका मिलता है विदेशी को। ठीक है, आप हरियाणा का क्षेत्र में चले जाओ तो हरियाणा में बड़ा फेमस जगह है थानेश्वर, आज की डेट में भी है। तो वो थानेश्वर के क्षेत्र में एक पुष्यभूति पुष्यभूति वंश का उदय होता है। क्या होता है, हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र में। अब हरियाणा कहाँ पड़ता है, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ेगा हरियाणा, है ना। और वहाँ पे थानेश्वर नाम का जगह है, और वहीं पे पुष्यभूति वंश का क्या होता है, उदय होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कन्नौज वंश का उदय होता है, ठीक ना। और कन्नौज नहीं, हाँ कन्नौज, कन्नौज वंश तो काफी बाद में आया, कन्नौज नहीं कह सकते। कन्नौज वाला क्षेत्र में ही एक मौखरी नाम का वंश था, उनका उदय होता है। लेकिन ये बिहार के क्षेत्र में पहले कन्नौज आता था। हरियाणा के क्षेत्र में थानेश्वर था, और वहाँ पे पुष्यभूति वंश का उदय हुआ था। कब, जब गुप्त वंश के जो शासक थे वो कहीं ना कहीं उनका पतन हो चुका था, उसके बाद ही इन सभी वंश का क्या होता है, उदय होता है। कन्नौज कहाँ पड़ता है, बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये सब बात को ध्यान रखो। अच्छा, कन्नौज के कौन सा जगह पे कौन सा वंश आए, तो बिहार के कन्नौज नामक जगह पे मौखरी वंश का उदय होता है। एक चीज याद रखिए, असम नाम का एक जगह है, तो असम का लगभग जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, है ना, वो कामरूप के नाम से जाना जाता था। कौन नाम से जाना जाता था, इतिहास में कामरूप के नाम से जाना जाता था। और असम की प्राचीन नाम कामरूप ही है। आप आज भी इतिहास पढ़ोगे तो जो आज हमारा असम है, गुवाहाटी वगैरह कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, है ना। बहुत बच्चे को राजधानी बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत बच्चे यहाँ पे गुवाहाटी बोल देंगे, तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप है। और इसी वक्त बंगाल के क्षेत्र में आप चले जाओ तो वहाँ पे गौड़ वंश का शासन चल रहा था। असम में जो कामरूप नाम का जगह है, तो वहाँ पे भी एक कुछ नया जनजाति का शासन स्टार्ट हुआ था, कामरूप वाला जो क्षेत्र है। और बंगाल में कौन सा शासन चल रहा था, गौड़ वंश का शासन चल रहा था। अच्छा, गौड़ वंश का जो राजा था उनका नाम क्या था, शशांक नाम था, ठीक है। और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जिसे आप अभी जाओगे तो मध्य प्रदेश में एक जगह है मालवा, ठीक है। तो मालवा का राजा का क्या नाम था, देवगुप्त। और दक्षिण भारत चले जाओगे तो वहाँ पे राजा था उस वक्त दक्षिण भारत में चालुक्य वंश चल रहा था। तो हम आपको वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब गुप्त वंश की पतन हो गया था तो भारत के अलग अलग जगह में कौन कौन सा अलग अलग राजवंश का उदय हुआ था। जिस प्रकार से दक्षिण भारत चले जाओगे तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का उदय हो रखा था, ठीक है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जहाँ मालवा वगैरह था वहाँ पर देवगुप्त के द्वारा शासन किया जा रहा था। बिहार में मौखरी वंश था जो कि कन्नौज वाले क्षेत्र में था। पुष्यभूति वंश का उदय कहाँ हुआ था, हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र में। ये सभी अलग अलग वंश का शासन चल रहा था। और गुप्त वंश के जो शासक थे उनके जब पतन हो रहा था, पतन के दौर चल रहा था, तो उसी समय हुन्नों का आक्रमण भी जारी हो जाता है भारत पे। तो इस सिचुएशन में भारत में कई छोटे छोटे राजा का उदय हो गया, क्योंकि हुन्नो जब आक्रमण करता है तो सब अपना अपना वंश लेके, मतलब जगह ले लेके अलग होते चले गए। लोग युद्ध पे ध्यान देगा कि ये अखंड भारत को बनाने में ध्यान देगा, आप ही बताओ।
क्योंकि हुन्नों का आक्रमण बड़ा तेजी से भारत में होना स्टार्ट हो गया था। और पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है, आप पश्चिमी भारत में आप चले जाओ ना, पंजाब वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र, तो वहां पर कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश। अभी जस्ट बताए थानेश्वर के क्षेत्र में, जिसे आप वर्धन वंश के भी नाम से जानते हो, तो इसी का उदय हुआ। और आज हम वर्धन वंश अर्थात पुष्यभूति वंश का ही इतिहास डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। ये जो वर्धन वंश है, यह अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी बताइए? ये अपनी राजधानी बनाई थी चाणेश्वर में। चाणेश्वर था, एक बार चेक करिए गूगल पे, शायद चाणेश्वर में ही बनाई थी। एक बार देख लीजिएगा, वहीं शायद बनाई थी। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? चाणेश्वर। चाणेश्वर नाम नहीं था, थानेश्वर करके कुछ था। एक बार चेक करिएगा, थानेश्वर था। ठीक है, थानेश्वर एक जगह है जो कि हरियाणा वाला क्षेत्र में पड़ता है। ये मतलब थानेश्वर ही था, क्योंकि याद है हरियाणा वाला क्षेत्र में पड़ता है थानेश्वर। ठीक है, और 6वीं शताब्दी का जो समय चल रहा था, जब भारत में वर्धन वंश का उदय हुआ, तो एक चीज याद रखिए कि कैसे पता चलता है कि हम लोगों को वर्धन वंश के अबाउट में, आखिर ये बात हम लोग जाने कैसे कि भाई साहब एक नया वंश आया गुप्त के बाद, जो वर्धन वंश था उसकी उदय हो गई भारत में। आखिर कैसे हम लोगों को पता चला? तो कुछ प्रमुख शासक आए वर्धन वंश के अंदर, जैसे प्रभाकर वर्धन। इन सभी का जो ये सब प्रभाकर वर्धन वगैरह जो थे पुष्यभूति वंश का, ये सब एक प्रमुख शासक थे वर्धन वंश के। तो ये लोग जो थे, बहुत बड़ा इन लोगों का नाम था। आखिर क्या कुछ स्रोत होगा जो हमको वर्धन वंश की स्टोरी दे रहा होगा? सबसे पहले इस बिंदु पे हम बात करेंगे कि हमको बेसिकली वर्धन वंश का इतिहास पता कहाँ से चलता है। तो बहुत सारा स्रोत मिला, जैसे कि सिर्फ कहानियाँ से नहीं, बल्कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ कहानियाँ से ही हिस्ट्री बनती है। स्रोत का मतलब कुछ अलग अलग स्रोत भी हो सकता है, स्टोरी के माध्यम से भी कुछ उस वक्त की जो चित्रकारी होगी या फिर कुछ होगी, उसके माध्यम से हिस्ट्री का पता चलता है। तो जो बाण भट्ट हैं, वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित की रचना करी। और हर्षचरित जो पुस्तक था, वो मूल रूप से हर्षवर्धन के संबंध में बताता था। क्या बताता था? हर्षचरित हर्षवर्धन के ही संबंध में कंप्लीट रूप से बताता था। क्या कुछ परिस्थिति रही होगी कि हर्षवर्धन के समय और बाण भट्ट अपने अबाउट हर्षचरित में चर्चा किया? हर्षचरित को आप पढ़ोगे ना, तो बाण भट्ट के ही द्वारा लिखा गया है। तो हर्षचरित में काफी चर्चा की गई है, किसके अबाउट में? बाण भट्ट थोड़ा बहुत खुद के अबाउट में भी किए, और फिर हर्षवर्धन जो है उनके अबाउट में भी बेसिकली किए थे। ठीक है, और कुछ ऐसे ही पुस्तक की रचना की गई, जैसे आप हैन सॉन्ग को देख लो, वो भी एक यात्री थे। और उन्होंने जो हैन सॉन्ग जो थे ना, वो यहाँ के नहीं थे, वो चाइना के थे। ठीक है, और चीनी के यात्री थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देने का काम किए। कौन? हैन सॉन्ग। एक बिंदु जान लो कि हैन सॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, क्योंकि हैन सॉन्ग जो थे ना, चीनी यात्री, इनको यात्रा करना, घूमना, लोगों के विषय में जानना, खासकर बौद्ध कल्चर में बहुत ज़्यादा अलग लेवल का इंटरेस्ट था। किसको? हैन सॉन्ग को। बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देने वाले एक बहुत ही ये महान लेखक के विषय में जाने जाते हैं। और हर्षवर्धन के समय, जब हर्षवर्धन का शासन भारत में चल रहा था, तो हर्षवर्धन के समय ये भारत आए थे। और हैन सॉन्ग जो थे, ये एक पुस्तक लिखे। क्या लिखे? एक पुस्तक, जिनका नाम क्या था? सी यू की नाम का एक पुस्तक लिखे। कौन? हैन सॉन्ग। और इस सी यू की में उसने, जो हैन सॉन्ग थे, उन्होंने भारत में अपने जो भी मतलब देखे, जो भी सीखे, जिस भी परिस्थिति को देखे, वो सभी को इसी पुस्तक में लिखते चले गए। ठीक है, और जो सी यू की अगर आप पढ़ोगे, तो हर्षवर्धन के समय का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का कंप्लीट रूप से वृत्तांत मिल जाएगा। अच्छा, सी यू की किन के द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है सी यू की।
और इन्हीं स्रोत के वजह से वर्धन वंश की जानकारी हम लोगों को मिलती है। अब जाकर के अब हम पढ़ेंगे पुलकेनसिन। किनके अबाउट में? पुलकेनसिन के अबाउट में। पुलकेनसिन द्वारा ऐहोल अभिलेख का निर्माण कराया गया था। और ये जो पुलकेनसिन थे, ये पुलकेनसिन सेकेंड, क्या नाम था इनका? पुलकेनसिन सेकेंड दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के राजा थे। कहाँ के राजा थे? दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के राजा थे। और इनका ऐहोल अभिलेख मूल रूप से हर्षवर्धन जो थे और पुलकेनसिन के बीच की लड़ाई को वर्णन करता है। जो ऐहोल अभिलेख आप पढ़ोगे ना, ऐहोल अभिलेख किनके द्वारा लिखा गया? पुलकेनसिन के द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखा गया। अच्छा, ऐहोल अभिलेख को पढ़ के किस चीज का जानकारी मिलता है बताइए? चालुक्य वंश के जो राजा थे पुलकेनसिन सेकेंड, ठीक ना? तो ये कहाँ के राजा थे? पुलकेनसिन सेकेंड चालुक्य वंश के राजा थे। और इनका एक ऐहोल अभिलेख था, वो मूल रूप से हर्षवर्धन और पुलकेनसिन के बीच के लड़ाई को दर्शाता है कि हर्षवर्धन और पुलकेनसिन आपस में जो लड़ाई किए थे, इस विषय में ऐहोल अभिलेख के अबाउट में बताता है। अच्छा, पुलकेनसिन और हर्षवर्धन की जो लड़ाई है वो नर्मदा जो नदी है उसी के तट पर हुई थी और इसमें हर्षवर्धन हार गया था। बहुत महान प्रतापी शासक के रूप में हर्षवर्धन जाना जाता है इतिहास में, लेकिन फिर भी उस वक्त ये पुलकेनसिन से हार गया था और पुलकेनसिन सेकंड की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। तो ये जो लड़ाई की पूरा वृत्तांत कहानी अगर आपको जानना है तो आप ऐहोल जो अभिलेख है उसको जाकर के पढ़ लो, जो किनके द्वारा लिखा गया है? पुलकेनसिन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पूरा आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा? लड़ाई हुई कहाँ थी? नर्मदा नदी के तट पे लड़ाई हुई थी और इसमें हर्षवर्धन की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। पुलकेनसिन जीता नहीं, पुलकेनसिन जीत गया और हर्षवर्धन हार गया। और इसकी जानकारी अगर आपको डिटेल में लेना है तो आप अच्छे से ऐहोल अभिलेख को जाकर के पढ़ लो। अच्छा, एक लेखक थे जिनका नाम था कल्हन। अब कल्हन जो थे ये राजतरंगिणी की रचना करा था, ये बहुत बढ़िया लेखक थे। और राजतरंगिणी मूल रूप से कश्मीर का इतिहास की जानकारी देता है। जब आपको कश्मीर का इतिहास जानना है ना तो आप अच्छे से जाकर के राजतरंगिणी को पढ़ लेना। बट राजतरंगिणी में कुछ ऐसे जानकारी थे जो हर्षवर्धन के अबाउट मिलती है। अब हम वर्धन वंश के प्रमुख शासक को देखेंगे और वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति जो थे उनके विषय में भी कुछ कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। और वर्धन वंश के जो प्रमुख शासक थे उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और संस्थापक यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, मुख्य शासक से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रमुख शासक से भी। तो पुष्यभूति वंश जो है वो वर्धन वंश को कहा जाता है। और वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। कहाँ थी? थानेश्वर। ये कहाँ पे पड़ता था? हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता था। यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया? पश्चिम भारत में जो पुष्यभूति वंश का उदय हुई थी, कहाँ पे? पश्चिम भारत में। कौन सा वंश की उदय हुई थी? पुष्यभूति वंश का। अच्छा, इसके बाद सबसे प्रमुख शासक आए जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन जो थे को सबसे प्रमुख शासक कहा गया है किस चीज का? पुष्यभूति वंश का, जिसको आप वर्धन वंश के भी नाम से जान सकते हैं। क्योंकि प्रभाकर वर्धन कई उपाधियां अपने जीवन में ना धारण किया है, जैसे महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है, परम भट्ट कुछ परम भट्टा रक, इस तरह से कुछ उपाधि है, इसका भी धारण इन्होंने करा है। और इन्होंने हुन्नों को पराजित भी किया था, क्योंकि बहुत दिन से हुन्नो जो थे वो भारत पे आक्रमण कर रहे थे और कोई ऐसे राजा नहीं थे जो हुन्नो को हरा पाए थे आज तक। लेकिन यहाँ पर जब राजा बन के आते हैं प्रभाकर वर्धन, तो इन्होंने हुन्नो को पराजित भी कर दिया था। इससे इनका बहुत ज़्यादा नाम की लहर भारत में बह रही थी कि भाई साहब ये जो राजा हैं, क्या नाम है इनका? प्रभाकर वर्धन। ये कहीं ना कहीं एक महान तेजस्वी राजा हैं जिन्होंने
विदेशी आक्रमणकारी जो मिडिल ऑफ एशिया से ताल्लुक़ रखते थे, हुन्नों को पराजित कर दिया। और ये मध्य एशिया के जनजाति थे हुन्नों, ठीक है। और इन्हें प्रभाकर वर्धन भारत के सीमा पर ही पराजित कर दिया था और उनको भागना पड़ा था। हुन्नों को वापस मध्य एशिया भेज दिया था ये हरा करके। और हुन्नों जनजाति के जो लोग थे वो प्रभाकर वर्धन के नाम से भी क्या करते थे, कांपना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि बहुत ही जो लड़ाई ज़बरदस्त हुई थी इन दोनों के बीच में। तो जो हुन्नों थे वो डरने लगे थे ये वर्धन वंश के लोगों से, प्रभाकर वर्धन से कांपते थे। इसीलिए प्रभाकर वर्धन एक बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि प्रभावशाली शासक के रूप में जाने जाते थे। और प्रभाकर वर्धन ने ही एक वर्धन वंश की अस्थायी रूप से कह लो कि भारत में एक अस्थायी रूप से वर्धन वंश को उनका अड्डा भारत में जमाया है। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। क्योंकि प्रभाकर वर्धन से पहले जो भी शासक थे वो लोग तो काफ़ी तंगी थे किससे? विदेशी आक्रमणकारी से। हालांकि पुष्यभूति ने इस वंश का स्थापना जरूर करी है, बट इस वंश का अस्थायी रूप देने का काम जो है वह प्रभाकर वर्धन के ही द्वारा किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। जो पुष्यभूति है वो इस वंश की स्थापना जरूर करा है, वर्धन वंश की, बट यदि मुख्य रूप से देखा जाए अस्थायी देने का इस वंश को काम, तो उन्होंने प्रभाकर वर्धन ने ही करा है। प्रभाकर वर्धन का जो विवाह है वह क्या नाम था? ससोमती, यशोमती या यशोमती नाम था। यशोमती से विवाह हुआ था किसका? प्रभाकर वर्धन का। और प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे कुल मिलाकर, उनमें से 2 पुत्र 1 पुत्रियां थी। और इसी तीनों जो थे ये वर्धन वंश की भविष्य, यही तीनों पुत्र बनते हैं आगे चलकर। और प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा लड़का था वो भी लड़ाई में अच्छा खासा अपने आप को बना रखा था, अपने आप को ट्रेंड कर रहा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? राज्यवर्धन था। और प्रभाकर वर्धन का छोटा लड़का हर्षवर्धन, ये भी बहुत महान तेजस्वी था। हर्षवर्धन भी अपने आप को बहुत बिल्ड किया, अपने आप को बनाने का काम किया, अपने आप पे काफ़ी टाइम खर्च किया हर्षवर्धन भी। और राजश्री इनकी एक लौती बेटी थी जिसे बहुत प्यार करते थे। कौन? बताइए। प्रभाकर वर्धन बहुत प्यार करते थे। प्रभाकर वर्धन का 3 बाल बच्चा है। पहला बाल बच्चा का क्या नाम है? राज्यवर्धन, जो सबसे बड़ा लड़का है। अच्छा, छोटा लड़का का क्या नाम है? हर्षवर्धन, ये भी अच्छा है। ये तो अपने आप पे बहुत टाइम खर्च करके अपने आप को युद्ध नीति, राजनीति हर कुछ सिखाने का काम किया। राजश्री भी इनकी इकलौती बेटी है, तो इनका भी बहुत बड़ा नाम है। और प्रभाकर वर्धन जो है वो हरियाणा का शासक थे और उनका हरियाणा में बहुत बड़ा नाम था। आज भी आप हरियाणा में जाओगे तो पुष्यभूति वंश के इतिहास को जरूर याद किया जाता है हरियाणा वाले क्षेत्र में। और जो बिहार और यूपी के, जब बिहार और यूपी वाले क्षेत्र में जाओगे ना तो आप देखोगे कि जो शासक थे, जो बिहार और यूपी में शासन कर रहे थे और कन्नौज वंश का शासक के रूप में वो जाने जाते थे, तो वो उनका जैसे ग्राहम वर्मा नाम के थे। क्या थे? शासक ग्राहम वर्मा। और अपनी पुत्री का शादी उनसे ही करवा दिया, राजश्री से। राजश्री का विवाह किससे होता है? कन्नौज वंश के शासक ग्राहम वर्मा से, ठीक है। ग्राहम वर्मा का ही शादी किससे करा दिया गया? राजश्री से करा दिया गया, जो कि बिहार और यूपी वाले क्षेत्र के राजा थे। और राजश्री का विवाह बड़ा धूमधाम से उसके साथ होता है। और ग्राहम वर्मा के घर चली गई कौन? राजश्री, शादी करके। फिर कुछ दिन में प्रभाकर वर्धन गुजर जाते हैं, क्योंकि बेटी का शादी कर ही लिए थे और एज भी उनका अच्छा खासा हो गया था। तो जब मर जाते हैं तो मरने के बाद इनका जो बड़ा लड़का है राज्यवर्धन, वो राजा बनता है। राज्यवर्धन अपने थानेश्वर, जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, वहीं पे शासन कर रहा था। और ग्राहम वर्धन जो था वो कौन था? उसका दामाद था। दामाद कहाँ शासन कर रहा था? मतलब जीजा जी था किसका? प्रभाकर वर्धन का, क्योंकि राजश्री का हस्बैंड था ये ग्राहम वर्मा। वो कहाँ पे शासन कर रहा था? कन्नौज वाला क्षेत्र में। और दामाद बाबू ग्राहम वर्मा जो थे वो
मतलब मालवा के जो शासक के साथ क्या कर लिए, दुश्मनी कर ली अच्छा खासा, जिनका नाम देवगुप्त था। तो ग्राहम वर्मा जो था वो मालवा के शासक से ही भिड़ गया एकदम, उससे बढ़िया दुश्मनी कर लिया देवगुप्त से। युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ ग्राहम वर्मा के साथ। तो ग्राहम वर्मा की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अब देखो, बहन का शादी किया है ग्राहम वर्मा के साथ, और ग्राहम वर्मा की जब हत्या हो गई तो शॉट मार दिया, किसको किसको, राज्यवर्धन को और हर्षवर्धन को। बोला एक ही बहन थी और उसका भी हस्बैंड था, उसको मार दिया। बहुत बुरा लग रहा है इस चीज को देख करके, ठीक है, क्योंकि एक ही मतलब बहन थी मेरी राजश्री, और उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और राजश्री का विवाह बड़ा धूमधाम से ग्राहम वर्मा के साथ हुआ। लेकिन भाई ये ग्राहम वर्मा को भी क्या ही कहें, ये देवगुप्त के जो शासक थे उनसे युद्ध लड़ा और फिर ग्राहम वर्मा को स्पॉट डेथ हो गया। अब देवगुप्त ने इनकी मतलब देवगुप्त जो थे वो कहाँ के शासक थे बताइए। ये मतलब दुश्मनी हो गया था बहुत अलग लेवल का देवगुप्त से ही, और इन्होंने ग्राहम वर्मा की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और देवगुप्त कहीं कहीं युद्ध जीत लिया था, देवगुप्त ने हत्या कर दी थी। और जब हत्या कर दी जाती है तो राज्य में दो परिस्थितियां बन के आती है। राज्यवर्धन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि बहन के जो हस्बैंड थे टपक गए थे। पहला, कन्नौज का जो क्षेत्र है जिसे मालवा शासक, जो मालवा के अभी जो शासक थे बताए थे ना देवगुप्त, तो लेने का प्रयास किया, उसे पुनः लड़कर छीन लेना। ये चीज किसके मन में आ रहा था, राज्यवर्धन के मन में, क्योंकि जीजा जी को तो मार दिया गया है, मेरे देवगुप्त ने जीजा जी को मार दिया। और जो मालवा वाला क्षेत्र है, कन्नौज का जो क्षेत्र है, कहीं उस पे मालवा का जो शासक देवगुप्त है वो कब्जा न कर ले, इस चीज का बहुत डर हो गया था किसको, राज्यवर्धन को। एक तो मेरे जीजा जी को मार दिया, और दूसरा वक्त यूपी बिहार का जो कन्नौज वाला क्षेत्र है उस पर जीजा जी का दबदबा बना हुआ था, कहीं वो क्षेत्र को ले नहीं ले। कौन, मालवा के शासक। कौन, मालवा के शासक थे देवगुप्त। तो इस चीज का बहुत डर था। और जब दामाद की हत्या देवगुप्त करा दिया तो राज्यवर्धन की बहन को भी उठा के ले गया था और ले जाकर कैद कर लिया था, क्योंकि बहन भी इसकी सुंदर ही थी राजश्री। और इसी कारण से राजश्री काफी रोने लगी थी, चिल्ला चिल्ला करके, भाई अब तो इसका हस्बैंड भी नहीं था और इसको पकड़ के भी ले गया था। तो उसका भाई उसे कैद से छुड़ाए, ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी था। मतलब भाई आप सोचा कि उसको अटैक करें कि बहन को भी उठा के ले गया है उसको छुड़ाएं। मतलब गजब थी में फंस गया था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे नहीं करें, कौन सा स्टेप लें। उधर बहन को छुड़ाएं या फिर अटैक कर लें, मालवा के शासक पे, देवगुप्त पे अटैक करें, या फिर बहन को छुड़ाएं। अगर अटैक करेंगे तो बहन को मार देगा। इस तरह से उनके मन में अजीब कन्फ्यूजन चल रहा था कि जीजा को तो मार ही दिया, बहन को भी ना मार दे। तो हो सकता है इससे प्यार से ही थोड़ा सा हम इससे बातचीत करें, नहीं तो पता चलेगा बहन को भी मार दिया। ठीक ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किसको, राज्यवर्धन को। और राज्यवर्धन जब अपनी बहन का दशा के अबाउट में पता लगाया तो गुस्से से लाल हो गया, बोला ये लोग पागल कर दिया मेरी बहन को। और राज्यवर्धन ने मतलब घर घुस कर देवगुप्त को तलवार से काट डाला, क्योंकि उसकी बहन के साथ ये लोग ना बहुत ज्यादा दुष्ट कर्म किए थे। ठीक है, और जब ये बात ना कान में गया, उसको लगा कि हम अपनी बहन को अगर उसके यहाँ छोड़ दिए हैं तो वो लोग थोड़ा सा ठीक ठाक रखता होगा, लेकिन बहुत खराब हालत कर दी थी राजश्री की। तो जब राज्यवर्धन ये बात सुना तो खून खौल गया और अपने पिता का फोटो, जो प्रभाकर वर्धन का फोटो है, उसको कोटि कोटि प्रणाम किया और बोला, पिताश्री आपका आप आप शायद जिंदा रहते तो ये दिन देखना ना पड़ता, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, आज हम जा करके अपनी बहन के जो दुश्मन है और मेरे जीजा के जो कातिल हैं देवगुप्त, उसको हम काट देंगे। और जा करके घर में घुस के काट दिया, किसको, देवगुप्त को। तलवार से के टुकड़ा न कर दिया था देवगुप्त का, और काट काट के एकदम पूरा हाथ पांव और सब अलग कर दिया था, हत्या कर दी थी। और अपनी उसकी बहन जो राजश्री थी उसको छोड़ाने का पूरा प्रयास किया। बट इसी जो हुआ क्या था,
जब बंगाल में गौर वंश का शासन चल रहा था ना, इसी के बीच में जब बंगाल में गौर वंश का शासन चल रहा था, तो इसका शासक शशांक जो था वो मालवा के देवगुप्त का मतलब जिगरी मित्र था, समझ लो। शशांक बोला कि भाई साहब आप मेरे दोस्त को तलवार से काट दिए, ये आप क्या कर रहे हो। बहुत जिगरी मित्र था, मतलब कह लो कि राइट हैंड था शशांक किसका, देवगुप्त का। और देवगुप्त को ये तलवार से घुस के घर में काट दिया था, मजाक थोड़ी है। सिस्टम तो हैंग करा दिया था उसके घर का, देवगुप्त के घर का, क्योंकि देवगुप्त को मार दिया था, ये मजाक नहीं है। और ये बात जब शशांक को पता चली तो राइट हैंड था, और अपने मित्र देवगुप्त की हत्या के पश्चात आग बोगला हो रहा था। कौन, शशांक। बोला कि मार दिया, मतलब इतना औकात कैसे राज्यवर्धन का, इतना हिम्मत तो कहाँ से जुटा लिया कि मेरे मित्र को घर में घुस के मार दिया। और इसी गुस्से से आकर के उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, तलवार से राज्यवर्धन का गर्दन उड़ा दिया। और ये जो राज्यवर्धन था, ये थानेश्वर जो क्षेत्र है पुष्यभूति वंश का, हरियाणा में पड़ता है बाबू थानेश्वर, और पुष्यभूति वंश का ये प्रमुख शासक के रूप में था। ठीक है। और जब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तो इसकी बहन राजश्री अपने आप को बचाते हुए जंगलों में भागने लगती है, क्योंकि अजीब सा माहौल बन गया था। ये मार दिया जाकर के देवगुप्त को, कौन, राज्यवर्धन। और देवगुप्त वाली बात जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हुई। और जब ये बात शशांक को पता चली तो शशांक ने तलवार उठा के लाया। ये बंगाल का शासक था और देवगुप्त का राइट हैंड था। और ये तलवार से किसको काट डाला, राज्यवर्धन को। और जब राज्यवर्धन को काट डाला तो राजश्री अकेले फिर पड़ गई। तो राजश्री पागल की तरह, मान लो फिल्म का शूटिंग चल रहा है कुछ इस तरह का, ये जंगल की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दी राजश्री। और बस यही चिल्ला रही थी कि कोई बचाओ बचाओ। पीछे से बहुत सारा सैनिक और घोड़ा दौड़ रहा था राजश्री को पकड़ने के लिए। और जंगल वंगल में ये दौड़ना स्टार्ट कर दी और भाग रही थी। और मान लो कि ये ट्रिपल मर्डर की स्थिति में आ गई थी। पहला मर्डर किसका आ गया था बाबू, बताओ। देवगुप्त का पहला मर्डर। दूसरा मर्डर किसका था, राज्यवर्धन का। और ये ट्रिपल मर्डर वाली केस ही किसका होने वाली थी, राजश्री का। ये ट्रिपल मर्डर की ही स्थिति बन जाती है, मतलब ट्रिपल मर्डर, बहुत बड़ा बात हो रहा है। और ट्रिपल मर्डर की स्थिति बनने लगी। मात्र 16 वर्ष की आयु था किसका, हर्षवर्धन का। मात्र 16 वर्ष का आयु था। और हर्षवर्धन को जब पता चला कि मेरे भाई को काट डाला, हम एकाएक राजा बन रहे हैं 16 वर्ष की आयु में, तो बोला चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के। जो मेरे लोग, हमारे परिवार के साथ जो इतना गलत किया है, चुन चुन के बदला लेंगे। हर्षवर्धन ने कसम खा के तलवार पकड़ा और अपना राज्याभिषेक स्टार्ट कराया। ठीक है। और 16 वर्ष की आयु में राजा बनना उसका नहीं चाह करके भी उसको राजा बनना पड़ा, मजबूरी बस। क्योंकि राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी थी। और शशांक कौन था, देवगुप्त का दोस्त था, एकदम राइट हैंड कह लो। शशांक कहाँ का शासक था, बंगाल का शासक था। और लगभग 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म होता है। और 1606 ईस्वी में महज 16 वर्ष की आयु में वह राजा बन जाता है। और हर्षवर्धन को कहीं नहीं तो कहीं मजबूरी बस ही राजा बनना पड़ा। और उसके पिता तुल्य भाई राजवर्धन का हत्या करा दी गई थी। ये बहुत ही बदतमीजी वाली बात थी। और जिन्होंने हत्या कराई थी शशांक, बोला शशांक को काट न डाला तो ये तलवार पकड़ने का कोई मेरा मकसद नहीं है। और शशांक को डिबिया बार के ये हर्षवर्धन घूमना स्टार्ट कर दिया, खोजना स्टार्ट कर दिया। 3 चैलेंज इसके पास आ गया था राजा बनने के साथ। किसके पास, हर्षवर्धन के पास। पहला, राज्यवर्धन के हत्यारे शशांक को धूल चटा देना, ये पहला चैलेंज था। दूसरा चैलेंज, राजश्री जो थी कैद में थी, उसको फिर जंगल में भाग गई थी तो उसे बचाकर घर लाना, ये दूसरा चैलेंज था। और तीसरा चैलेंज था कि अपने जीजा जी जो कहीं ना कहीं ग्रहम वर्मा थे, उसके जीजा जी ग्रहम वर्मा या ब्रह्म वर्मा, थोड़ा सा देखना तो हम नाम भूल जाते हैं। तो उसके जीजा जी का जो प्रॉपर्टीज था, पूरा का पूरा कब्जा था कन्नौज वाले क्षेत्र में, यूपी और बिहार में पड़ता था, तो उसके प्रॉपर्टी को अपने अंदर मिलाना। ये 3 चैलेंज हर्षवर्धन के पीठ पे थी। पहला चैलेंज क्या थी,
राज्यवर्धन का हत्यारे मतलब पिता तुल्य भाई जो थे हर्षवर्धन के, उसके हत्यारे शशांक को धूल चटाना। दूसरा, अपनी बहिन जो थी उसकी राजश्री, उसको जंगल वंगल से बचा कर लाना। और तीसरा, जीजा का प्रॉपर्टी को बचा के अपने में मिला लेना। ये 3 चैलेंज किसके हाथ में था राजा बनने के साथ? हर्षवर्धन के हाथ में था। और इन जो चुनौती था, ये बहुत बड़ा चुनौती था हर्षवर्धन के साथ। और 16 साल की उम्र में ये राजा बन जाता है और इस चैलेंज को उसने एक्सेप्ट किया। और सबसे पहला स्टेप उसने अपने पिता तुल्य भाई का जो हत्यारा किया था, बंगाल के शासक शशांक को बंगाल में घुस के मारा। क्या किया? बंगाल में घुस के मारा। किसको? शशांक को। बोला कि तुम मेरे पिता तुल्य भाई का हत्या किए, राज्यवर्धन का हत्या किए, इस चीज से हम बहुत नाराज हैं। अरे हमारा भाई तो तुम्हारा दोस्त को मारा था, तुम्हारे खानदान को थोड़े टच किया था, तुम मेरे भाई को क्यों मारा? इसका जवाब दो। जब तलवार से काटने का बारी आया तो इसका कांपने लगा। कौन? शशांक। कुछ नहीं कर पाया और तलवार से गर्दन को क्या किया? उड़ा दिया शशांक का। यही कहता है कि किसी के बीच में घुसना नहीं चाहिए। ज़्यादा बुद्धि लगाइएगा तो बेवकूफ़ बन जाइएगा। अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है और आप बीच में घुस के तमाशा करने घुस जाइएगा तो आपको भी लपझा के आपको भी मारेगा दबाड़ के। क्योंकि तो क्यों घुस रहे हो भाई बीच में? शशांक को क्या मतलब था? राइट हैंड था तो था, ये अपना काम करता, मार दिया। अब जो चल गया तो उसका बदला लेने का क्या जरूरत था? राज्यवर्धन को मार देने का जरूरत क्या था? अगर नहीं मारता शशांक राज्यवर्धन को तो शायद ये शशांक जिंदा रहता आज। लेकिन ये अपना बुद्धिमानी दिखाने के चक्कर में हर्षवर्धन के चपेट में आ गया। ठीक है, शशांक की हत्या तो कर दी, बट हत्या के अबाउट इतिहास में बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि शशांक वैसा कोई बहुत बड़ा राजा था नहीं। हर्षवर्धन को जो शिला आप देखोगे, शिला आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम से? शिलादित्य के नाम से भी। और हर्ष ने बंगाल के गौड़ के शासक शशांक को पराजित किया, मतलब हत्या किया, हरा दिया। और शशांक जो था वो शैव धर्म, जो शिव भगवान का धर्म, शिव धर्म, ठीक है, उसको मानता था। और इसने गुस्से में आकर के बोधि वृक्ष को, जो था ना बौद्ध का वृक्ष जो बौद्ध गया में स्थित था, उसे क्या किया जाकर के? ये कटवा दिया बोधि वृक्ष को। शशांक को भी बहुत गुस्सा लगता था। एक तो शैव धर्म को प्रैक्टिस करता था और लड़ाई वड़ाई चल रहा था और इसको किसी न किसी झंझट हो गया हर्षवर्धन से। और देखा कि हर्षवर्धन जो है ये बौद्ध धर्म को मानता है, तो बोधि वृक्ष को जाके कटवा दिया। इस कारण से हर्षवर्धन को और आग लग गया दिमाग में कि अब तो शशांक को मारना ही है भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, शशांक को जिंदा छोड़ना नहीं है। एक तो वो मेरे भाई को मार दिया, पिता तुल्य भाई राज्यवर्धन को, दूसरा बोधि वृक्ष को कटवा दिया, तो आप तो एकदम कंप्लीट निशाना हर्षवर्धन बांध लिए थे कि अब हमको शशांक को छोड़ना नहीं है। और फिर जाकर के हर्षवर्धन ने उसे बंगाल में घुस के मारा, पराजित कर दिया और फिर से अधिकार कर लिया। कौन? उस क्षेत्र पे, बंगाल वाले क्षेत्र पे। और उसने अपने बहनों को कैद से छुड़ा लिया, क्योंकि राजश्री को भी छुड़ाना बहुत जरूरी था। और जंगल में जो भाग गई थी, ऐसा कहा जाता है जब हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर बढ़ना स्टार्ट कर लिया, तो उसकी बहन उस वक्त जो थी ना राजश्री, आत्महत्या करने वाली थी। मतलब राजश्री अब आत्महत्या ही कर लेती, क्योंकि वो बहुत अजीब तड़पन में जंगल में फंसी हुई थी। तब एकदम मेन समय पे कह लो, बहुत बड़ा भाग्य उसकी बहन का अच्छा था कि उसी वक्त में हर्षवर्धन जंगल में पहुंच गया और फिर राजश्री को बचाने का पूरा प्रयास किया। क्योंकि उसकी बहन अगर वो एक दिन भी लेट करता तो उसकी जो राजश्री है वो अपने आप को सुसाइड कर लेती, आत्महत्या करने वाली थी। बट भाग्य बहुत बड़ा साथ दिया और उसने अपनी बहन को बचाने में क्या रहा? सफल रहा। और हर्षवर्धन ने कन्नौज को पुनः अपने में मिला लिया, प्राप्त कर लिया। कन्नौज किसका संपत्ति था? इसके जीजा जी का संपत्ति था। कन्नौज कहाँ के क्षेत्र में पड़ता था? बिहार यूपी के क्षेत्र में पड़ता था। और पुनः अपने में मिला लिया। और हर्षवर्धन की 3 लक्ष्य थी। पहला लक्ष्य अपनी बहन को बचाना, दूसरा लक्ष्य शशांक को पराजित करना, तीसरा लक्ष्य क्या था? कन्नौज को प्राप्त करना। और कहीं ना कहीं हर्षवर्धन ये तीनों ही लक्ष्य में सफल रहा। ठीक है, और हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया और बाद में चल करके कन्नौज का महत्व इतना बढ़ जाता है कि दक्षिण भारत के
आप कन्नौज को क्षेत्र को अच्छा से पढ़ोगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट होता है, क्योंकि कन्नौज बिहार यूपी का एकदम कह लो राजधानी ही था और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो कहीं ना कहीं आगे चल करके कन्नौज का महत्व बढ़ जाता है। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होना स्टार्ट हो गया और राजधानी बनाने के बाद अगर देखा जाए तो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था पर खूब ध्यान दिया गया। किसका? हर्षवर्धन ने कन्नौज को जब राजधानी बनाया ना, तो प्रशासनिक व्यवस्था को खूब ठीक किया, क्योंकि हर्षवर्धन का कहना था कि यदि हमारे समाज को ठीक करना है, अच्छे से व्यवस्था को चलाना है, तो सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक कर लो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एक वैन ह्वेनसांग नाम के बहुत बड़े इतिहासकार हैं जो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे और सियोंकी की यात्रा का वर्णन कंप्लीट रूप से उन्होंने अपने पुस्तक में कर दिया। सियोंकी में आप पढ़ोगे तो, और ये जो सियोंकी के प्रभाव में हर्षवर्धन इतना आ जाता है कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लेता है, क्योंकि सियोंकी जो है वो क्या चाहते थे कि बौद्ध धर्म से सियोंकी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे सियोंकी? बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। अच्छा, ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। सियोंकी भी चाइना से ही आया था, ये भी चीनी यात्री था, तो इसका भी वर्णन मिलता है आगे चल करके। और सियोंकी और बहुत सारा बात हुआ हर्षवर्धन के बीच में, तो बहुत ज़्यादा हर्षवर्धन प्रभावित हो गए सियोंकी बातचीत पे। जब अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए सियोंकी बातचीत पे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। हर्षवर्धन ने स्पेशली बौद्ध धर्म के महायान शाखा को एक्सेप्ट करा। कौन सा शाखा को एक्सेप्ट करा? महायान शाखा को एक्सेप्ट करा। और हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था। मतलब जो देश विदेश के बच्चे हैं वो शिक्षा लेने के लिए नालंदा महाविश्वविद्यालय आया करते थे, जहां बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। और उन्हीं शिक्षा के कारण ह्वेनसांग जो थे वो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त किए, क्योंकि ह्वेनसांग भी शिक्षा लिए थे कहाँ पर जाकर के? नालंदा विश्वविद्यालय में। और फिर ह्वेनसांग को जब खूब जानकारी हो जाती है बौद्ध के बारे में, तो फिर यह बौद्धिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, और प्रचार प्रसार करते करते हर्षवर्धन के पास आया तो इसको भी बहुत कुछ बताया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन के तलवार में जितनी ताकत थी उतनी ही ताकत उनकी कलम में थी। मतलब पढ़ाई लिखाई में भी एक अलग लेवल का पारंगत हासिल था। किसको? हर्षवर्धन को। कलम भी उतना ही तेज रखते थे हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक 3 नाटक का रचना करी है वो स्वयं। ठीक है, हालांकि इसके संबंध में कई अलग अलग जो इतिहासकार आते हैं वो अलग अलग बातें को बनाते हैं। अलग अलग बात प्रचलित है कि ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने जो हर्षवर्धन थे वो किसी और से नाटक लिखवाए थे। कुछ कहते हैं नहीं, हर्षवर्धन खुद नाटक लिखे थे। तो अलग अलग इतिहासकार आते हैं, अलग अलग टिप्पणी देके जाते हैं। लेकिन अब जो बेसिक बात है वो तो खैर जो है सो है ही रियल में। अब क्या है नहीं है वो तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक कहता है कि हर्षवर्धन ने खुद 3 अलग अलग लिखा है। मतलब जो 3, जैसे प्रियदर्शिका है, नागानंद है और रत्नावली, ये तीनों नाटक का जो रचिता है वो खुद हर्षवर्धन है। ये बात एनसीईआरटी कहता है। लेकिन इस बात को काटने के लिए अलग अलग इतिहासकार आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हर्षवर्धन नहीं लिखा है, बल्कि हर्षवर्धन ने किसी से लिखवाया है और अपना नाम को दे दिया है झूठ का। बट इसकी प्रमाण तो नहीं है। अब क्या सच है नहीं है, किसने लिखा, इस चीज़ को कौन देखने गया, क्योंकि समय तो काफ़ी पुराना था। और इतिहासकार जो थे वो हर्ष की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू शासक रहा है, और इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंदू शासन का दौर खत्म हो जाता है। और हालांकि ऐसा बात तो गलत है, लेकिन देखो ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद भी कुछ हिंदू भारत में शासन किए हैं। लेकिन लगता है कि बात ऐसा है कि जो हिंदू शासक है ना, वो दक्षिण भारत में कुछ कुछ शासन तो कर ही रहे थे, अन्य क्षेत्र में दिखाई देते हैं। बट जो विशाल उत्तर भारत का क्षेत्र है वो हर्ष ही लास्ट थे।
मतलब पूरा का पूरा जो विशाल उत्तर भारत का क्षेत्र को लपेटे हुए, दक्षिण भारत में भी कब्जा डाले हुए वो हर्ष एकलौता थे। उसके बाद कोई एक संपूर्ण भारत का बड़ा क्षेत्र पे लगभग शासन कोई दूसरा हिंदू शासक के द्वारा नहीं मिलता है। और हिंदू शासक जो थे वो हर्षवर्धन थे। और हर्ष ने कन्नौज में अलग अलग धर्म के विशाल सभा का आयोजन कराया। कहाँ पे? कन्नौज वाले क्षेत्र में एकदम विशाल सभा का आयोजन कराया। और हर्षवर्धन सभी धर्म को काफ़ी इज्जत देता था। और एक चीज़ जान लो कि जो प्रत्येक 5 वर्ष है, उन्होंने प्रत्येक 5 वर्ष में जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज में एक संगम पर एक समारोह का आयोजन करवाता था। अब बहुत फेमस है वह संगम, कहाँ पे पड़ता है? प्रयागराज में, महामोक्ष परिषद। और हर बार प्रयागराज में प्रत्येक 5 वर्ष पे यह संगम कराया जाता था। एक बार यह संगम कन्नौज में भी हुआ था, जो कि बहुत विशाल धर्म समारोह है। जब हर्षवर्धन लगभग इस उत्तर भारत से पश्चिम भारत तक प्रवेश कर जाता है, तो नर्मदा नदी के सीमा से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो इसी नर्मदा नदी के सीमा पर सामना हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय भी बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे। किससे सामना हो जाता है? पुलकेशिन द्वितीय से। लेकिन हर्षवर्धन जो थे ना, वो समारोह वगैरह को काफ़ी कराते ही रहते थे। मतलब हर्षवर्धन को अच्छा लगता था कि धर्म वगैरह के विषय में जानकारी प्राप्त करना, नहीं करना। हम सोच रहे थे कि हर्षवर्धन का चैप्टर तो थोड़ा सा है ही लंबा, और थोड़ा सा एक नया वीडियो लाते हैं जो कंप्लीट रूप से एक ठीक ठाक कहानी के ठोस पे रहेगा। और हम जो इससे पहले पढ़ा रखे थे पुष्यभूति वंश का शुरू में, तो उसमें आप लोग बहुत कन्फ्यूज कर जाओगे कि कौन कौन सा राजा कहाँ शासन कर रहा था, नहीं कर रहा था, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। तो हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें सब कुछ मिला के लाएंगे, एक कॉन्सेप्ट जिसमें कि आपको पूरा कहानी के विषय में पता चल जाए, जिसमें कि स्टार्ट होगा प्रभाकर वर्धन से और कहानी राजश्री तक जाएगा। उसके जीजाजी सबका कहानी डिटेल्स में बताते बताते हर्षवर्धन का लाइफ को आगे ले जाएंगे। तो फिर आपको एक ठीक ठाक पकड़ आ जाएगा पुष्यभूति वंश का। क्योंकि पुष्यभूति वंश पढ़ाने से पहले हमने बहुत सारा चर्चा कर लिया था भारत में कौन कौन सा राजा कहाँ थे, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज कर जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि इसके विषय में एक नया वीडियो ला दें। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करिए और 2 बार 3 बार वीडियो को ज़रूर सुने। इससे आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे। जब चीज़ों को समझ लोगे तो लिख भी आसानी से ही लोगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।